नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप सभी का eco.com में स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम सिखाऊंगा। देखिए, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि हम डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में अभी तक कितना सीख चुके हैं। हमने डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में अभी तक सीखा कि हमें एक फंक्शनल गिवन होता है जिसकी ऑप्टिमाइज वैल्यू निकालनी होती है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमारा जो फंक्शनल है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। फंक्शनल है आपका f जो कि t x t एंड डेरिवेटिव ऑफ x पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसमें हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी है। आपकी जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो ये है और आपकी जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो ये है। इतना अभी तक हम समझ चुके हैं, इतना सीख चुके हैं। अब मान लीजिए आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक और इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। आपको एक इंटीग्रल कांस्टेंट और दे दिया जाता है। इस इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाती है और उस इंटीग्रल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं g से, ठीक है। एंड इट इज लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट। g से हम इसको डिनोट करते हैं। g इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t x t डेरिवेटिव ऑफ x t इज इक्वल टू b। यहाँ पे आपका जो b है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेता हूं। ये मैंने जो इक्वेशन ग्रीन कलर से हाईलाइट करी है वो आपकी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है जिसमें कि आपका जो b है, b एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, आपको यहाँ पर ये समझना है अगर हमें कोई एक डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दी है जिसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है, बाउंड्री कंडीशंस है और आपका जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल की फॉर्म में है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम बेसिकली एक डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें आपका जो कांस्टेंट है वो भी इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें इसे लॉग्रेंजियन फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो जैसे कि लॉग्रेंजियन फंक्शन को हमने जब पहले मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था ना, स्टैटिक मैक्सिमा मिनिमा, अनकांस्टेंट केस में और फिर कांस्टेंट केस में, तो कांस्टेंट केस में हमने लॉग्रेंजियन फंक्शन को ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लॉग्रेंजियन फंक्शन आपसे ये कहता है कि पहले तो आप आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है उसको लिख लीजिए माइनस लैम्डा और आपका जो कांस्टेंट है आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शनल है ये माइनस लैम्डा ब्रैकेट। अब आपका कांस्टेंट क्या है, आपका कांस्टेंट है ये, तो हम इस कांस्टेंट को लिख लेते हैं जी, और b को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ ना, आपके पास हो गया है माइनस b, ठीक। ये अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इस लैम्डा की मल्टीप्लाई यहां कर लेता हूं, तो मैंने यहां लैम्डा की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और लैम्डा की मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट खुल गया और इस लैम्डा की मल्टीप्लाई हम यहां भी करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अभी आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारी दो वैल्यू इंटीग्रल की फॉर्म में है, एक ये और एक ये। अब जो वैल्यू आपके इंटीग्रल की फॉर्म में है उनको आप एक साथ लिख लीजिए। तो आप इनको अगर एक साथ लिखोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा एफ टी एक्स टी
डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी माइनस लैम्डा जी टी एक्स टी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और ये हमने इसको ऐसे लिख लिया है, यानी जो आपका इंटीग्रल है वो कॉमन आ गया है एफ में, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शनल में, और आपका जी कांस्टेंट था। आपके पास बाहर बचा है लैम्डा एंड बी, ठीक है। इसको हम लोग ना, इसका अगर हम एब्रिविएशन यूज करें तो नोट लिखने में हमें थोड़ा आसानी रहेगी। उसके लिए हम इस पूरी वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। और माइनस लैम्डा, इस पूरी नोटेशन के लिए हम जी यूज कर लेते हैं, तो ये। और इसके बाद बाहर आपका लैम्डा बी। अभी मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, बी, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या ऑप्टिमाइजेशन की हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें दो कंडीशंस यूज करनी होती है। एक आपकी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होती है, दूसरी आपकी सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होती है या फिर जो सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन होती है, उसमें हम डेरिवेटिव करते हैं। अब अगर आप इस लॉग्रेंजियन फंक्शन में राइट हैंड साइड को देखते हो, तो जो राइट हैंड साइड है आपकी, राइट हैंड साइड में आपकी ये जो वैल्यू है, यहाँ पे b कांस्टेंट है, ऑलरेडी पहले ही हम लोग समझ चुके हैं, और लैम्डा भी आपका कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है। तो हम जब भी डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने पे ये वाली वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट है, हमारी जीरो ही हो जाएगी, तो इससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें जो फोकस करना है, हम अपना फोकस करेंगे इस वैल्यू पे, ठीक है। आप जरा से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम h से डिनोट करते हैं और उसको ऑग्यूमेंटेड इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक। तो h से हम डिनोट करेंगे f माइनस लैम्डा जी, आपको इसको डिनोट करना है। अब हमें ना आगे इसका डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, तो अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डेरिवेटिव को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे आपका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा ये, और अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x प्राइम t के रिस्पेक्ट में, यानी डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में, तो इस नोटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड पे इसका डेरिवेटिव x डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, और g का डेरिवेटिव भी इसके रिस्पेक्ट में। ये सब मैं रेज कर देता हूं, आप जरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका लॉग्रेंजियन फंक्शन है जिसको आपको याद रखना है, और ये आपकी h की वैल्यू है, इसका हमें डेरिवेटिव करना होता है x के रिस्पेक्ट में भी और डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में भी। अब क्योंकि हमारे पास लॉग्रेंजियन फंक्शन आ गया है, तो हमारी पहली तो नेसेसरी कंडीशन होती है। तो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है, जो कि आपकी यूलर लॉग्रेंज इक्वेशन है, मैंने ये एब्रिविएशन यूज करा है, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपके पास जो कंडीशन है, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, और इस सभी का सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए। मैं अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेके आता हूं, तो आपके पास ये आएगा। अब माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, है ना। अब इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास, ये मीन्स f माइनस लैम्डा जी एक्स डैश, और यहाँ पे इसकी आपके पास जो वैल्यू है वो है एफ एक्स माइनस
लैम्डा जी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं बाद में, ठीक है, जो कि अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी है यूलर लॉगरेंज इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी जो कि लैम्डा C1 C2 पे डिपेंड करेगी। अब C1 और C2 क्या है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो कांस्टेंट मिलेंगे ये वो हैं। आपको क्या करना है, ये आपके पास जो x की वैल्यू मिली है, बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग वैल्यू x की, आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा आपकी इस कांस्टेंट में। तो जब आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करोगे, साथ में आपको बाउंड्री कंडीशंस भी यूज करनी है, एंड यूज बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको C1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, C2 की वैल्यू भी मिल जाएगी और आपको लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब आपको C1 C2 और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ये तो हुई हमारी फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। अब सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन के लिए आप लीजेंडर कंडीशंस को यूज कर सकते हो, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। हम अभी दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन पे जो यूनिवर्सिटी ने आपके रेफरेंस बुक सजेस्ट करी है वो 7 रेफरेंस बुक हैं, जिनकी लिस्ट आप सामने आपके स्क्रीन पर लिख लीजिएगा। बट यूनिवर्सिटी का जो स्टडी मटेरियल है, यूनिवर्सिटी ने आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम जिस रेफरेंस बुक से ली है वो है आपकी सेकंड रेफरेंस बुक, जो कि ये है। ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन द कैलकुलस टू वेरिएशन एंड ऑप्टिमाइज कैलकुलेशन इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और राइटर का नाम है मोर्टन एनसी। इस बुक में अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और इस बुक में एक डिफरेंस है कि कोई भी हम जब बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स दिए होते हैं, लेकिन इस बुक में ना चैप्टर्स नहीं दिए हुए हैं। अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं तो इन्होंने क्या करा है, इस बुक को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। ये पार्ट 1 और इसके पीछे है पार्ट 2, उसके बाद है अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स बी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, जैसे पार्ट 1 है इसमें चैप्टर की जगह ना सेक्शन डिवाइड करे हैं, सेक्शन 1 2 3 4। तो आपका जो सेक्शन नंबर 7 है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ से जो हमारा पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 7 है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, ये तो इस बुक से ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो भी कंटेंट है, जो नोटेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो मैं इस बुक के अकॉर्डिंग ही आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन का सीरियल नंबर है क्वेश्चन 15.4.1। क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसका न्यूमेरिकल इसका सॉल्यूशन करते हैं। आंसर 15.4.1। ठीक है, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको गिवन है एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, जहां पे आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपको गिवन है ये, और बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप को यूज करना है लॉग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। तो आप लिख दीजिएगा यूजिंग लॉग्रेंजियन
मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। आप इस मेथड को यूज करोगे तो हमने अभी समझा था जो लॉग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का फॉर्मूला है वो क्या था, ये T0 टी एफ माइनस लैम्डा जी डी टी प्लस लैम्डा बी, ये फॉर्मूला था। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, सॉरी। अब इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी जो होगी L, इट इज 0 1। F की वैल्यू आएगी आपके पास ये माइनस लैम्डा, जी की वैल्यू आएगी आपके पास ये, ठीक है, डी टी प्लस लैम्डा, और बी की वैल्यू आएगी आपके पास ये। यहाँ पे आपको पता है ये हमारी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू मीन्स आपकी ये वैल्यू, इसको हम H से डिनोट करते हैं, वेयर H इज इक्वल टू क्या होता है आपका F माइनस लैम्डा जी, जो कि है आपका F यानी कि ये, और G है आपका ये, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिएगा x के रेस्पेक्ट में। तो आप जब इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा, आपके पास आएगा माइनस लैम्डा। इसके बाद आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लीजिएगा x प्राइम यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 आपके पास आ गया आएगा, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको नेसेसरी कंडीशन जो कि हमारी यूलर लॉग्रेंज इक्वेशन है, हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो वो होगा आपका यूलर इक्वेशन, आप इसे यूलर इक्वेशन या फिर यूलर लॉग्रेंज इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, ये मैंने आपको बताया था, इक्वेशन होगी आपकी सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, किसका, डी एच इसका इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है ये, ठीक। तो आप इसकी जगह क्या पुट करोगे, 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एच का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में मीन्स माइनस लैम्डा। अब देखिए ये ना डेरिवेटिव है और ये कांस्टेंट है, तो हम इस केस में आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो करते नहीं है, हम तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो आपका जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू बची माइनस लैम्डा, ये जो 2 है ये 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये बचा, ये टी लैम्डा बाई 2, ये डी टी आ गया आपके पास यहाँ, और ये साइन इधर आके हो जाता है इंटीग्रेशन का, आपको पता है। यहाँ बचा आपके पास 1, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी ही होगा, बाद में इंटीग्रेशन के बाद हमने एक कांस्टेंट ले लिया है। अब इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब है कि आपको ये, इसका मतलब है सॉरी सिंपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके आओगे, तो ये हो गया है आपका dt। सिमिलरली ये आपके पास जो d है इसको भी राइट हैंड साइड पे लेके आओगे, ये इंटीग्रेशन के साइन में चेंज हो गया, आपके पास ये बचा। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको खुद से इंटीग्रेशन आता है, आप कर लीजिए, नहीं तो आप इसको 2 पार्ट में ऐसे डिकम्पोज भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे t और ये dt प्लस ये c1 बाहर लोगे और अंदर बचेगा 1, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस लैम्डा बाई 2, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई
2 और ये हो जाएगा आपका C1t और इंटीग्रेशन करने के बाद एक हमारे पास कांस्टेंट और आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये हट गया, ये आपके पास वैल्यू आई है xt की। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ये इक्वेशंस हैं इनको कुछ नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और जो नोटेशंस हैं हमारे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसे आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 और इसे आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 4 और इसे आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि ये आपके पास जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें हमारे पास दो फालतू चीज, तीन फालतू चीजें, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं था, दूसरा आपका C1 भी कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तीसरा C2 ये भी कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो हमें ना लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, हमें C1 की वैल्यू निकालनी है और हमें C2 की भी वैल्यू निकालनी है। लैम्डा C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस को भी यूज करते हुए। ठीक है, उससे हमें लैम्डा C1 C2 की वैल्यू मिल जाएगी। आप इतना नोट डाउन करिए, मुझे थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए इस इक्वेशन नंबर 5 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसको लिख रखा है, बाकी सारी चीजें मैंने इरेज कर दी हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आप सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस को यूज करोगे, है ना, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो हमारी जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो है x 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है आप यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ 0 पुट करोगे, इस पूरी इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा 4 0 स्क्वायर प्लस C1 0 प्लस C2, और ये सब किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो ये तो आपका 0 हो गया, यहां से आपको C2 की वैल्यू मिल गई है 0। आपकी जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो है x1 इज इक्वल टू 2। ठीक, तो x1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अभी हम लोग t की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो अगर मैं t की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हमारे पास ये आएगा। इसके बाद मैं यहाँ t की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 की C1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास C1 आएगा, और C2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। यहाँ से हम C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर मैं C1 की वैल्यू निकालता हूँ मेरे पास आएगी 2, इस वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा, यानी प्लस लैम्डा बाय 4। तो मेरे पास C1 और C2 की वैल्यू भी आ चुकी है मुझे जिसकी जरूरत थी। अब मुझे करना क्या है, ये मेरे पास जो C1 और C2 की वैल्यू आ गई है, इन C1 और C2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 5 पे अगेन पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 5। आपके पास अब इक्वेशन नंबर 5 हो गई है x t इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 4 t स्क्वायर प्लस C1 मीन्स 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इंटू टी, और C2 की वैल्यू आपके पास 0 है। इस इक्वेशन को मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 6। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, जो भी x की वैल्यू मिलेगी उसको हम इस कांस्टेंट में पुट कर देंगे। तो आप इस इक्वेशन नंबर 6 को पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब इसे 6 मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा 7, क्योंकि हमें इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपकी 0 1 और xt की वैल्यू भी आपके पास ही आ गई है।
मीन्स माइनस लैम्डा बाई 4 टी स्क्वायर एंड 2 प्लस लैम्डा बाई 4 टी डी टी इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारी। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद 2 प्लस लैम्डा बाई 4 आप टी का इंटीग्रेशन करोगे, इट बिकम्स 2 टी स्क्वायर, आ जाएगा आपके पास 2। डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है लिमिट आपके पास यहाँ आ जाएंगी, राइट हैंड साइड पे है आपके पास बी, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, एक बार टी की वैल्यू तो 1 पुट करनी है, तो पहले हम टी की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, माइनस लैम्डा बाई 4। अगर मैं टी की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1/3, 3 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया 12, ठीक। इसके बाद प्लस 2 लैम्डा बाई 4। अब टी की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे अगेन, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमारे पास बचा 1/2। इसके बाद माइनस, तो पहले हमें क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट में टी की वैल्यू 1 पुट करनी है, जैसे कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीख चुके हो। अगर आप भूल गए हो तो पहले एक बार आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लो। इसके बाद हम टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो माइनस लैम्डा बाई 4, ये हो गया 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 प्लस लैम्डा बाई 4 और 0 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बी। तो ये पूरी वैल्यू तो हमारे पास 0 ही हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, माइनस लैम्डा बाई 2। मैं 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2/2 लैम्डा बाई 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बी, क्योंकि ये सब क्या हो गया है, ये 0 हो गया है। मैं यहाँ से सब अरेंज कर देता हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 से 2 तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 1। इस 1 को आप अगर राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो आपके पास ये हो गया b-1। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आएगा आपके पास 24 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू b-1, ठीक। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास लैम्डा बचेगा, 24 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लोगे तो b-1। आपके पास ना लैम्डा की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हम स्टार लगा लेते हैं, ये ऑप्टिमम वैल्यू है। इस लैम्डा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 6, C1 इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 24 b-1 डिवाइडेड बाई 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 6 b-1 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 b-6, 6b-4। ये आपके पास C1 की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास ना C1 की वैल्यू आ चुकी है, C2 की वैल्यू 0 आ गई थी और लैम्डा की वैल्यू आ गई है ये। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके इक्वेशन नंबर 5 है, इसमें एक तो आप अपने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो ये, और आप अपने C1 की वैल्यू पुट कर दो ये, C2 की वैल्यू आपके पास 0 है, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, अब तो इस सबकी कोई जरूरत ही नहीं है, सारे इरेज कर देते हैं। Putting value of lambda C1 C2 in equation number 5, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये ऑप्टिमम वैल्यू होगी x की। तो लैम्डा की वैल्यू मैं पुट करूंगा -24 b-1 डिवाइडेड बाय 4।
टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, और C1 की वैल्यू आप पुट करोगे ये मीन्स 6b-4 डिवाइडेड बाय, नहीं कुछ भी डिवाइडेड, ठीक है। और ये t की वैल्यू आ गई है आपके पास t, और जो C2 है उसकी वैल्यू है आपके पास 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 15.4.2। इसको आप खुद से ट्राई करिए, नहीं तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप एक काम और करिएगा, इसको डिवाइड और कर लीजिएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, ये अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में, और अभी हमने जो भी क्वेश्चन करा है, जो लास्ट क्वेश्चन था, आप उसमें देखोगे तो सारी चीजें बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है। वो आपको जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, तो देखिए, गिवन 0, 1 dt and subject to constant 0, 1 xt dt is equal to k, x0 is equal to 1, x1 is equal to 2। देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन करा है ना 15.4.1 और क्वेश्चन नंबर जो 15.4.2 है, ये कंप्लीट क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, इनमें एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। वो डिफरेंस है आपका, एक तो b की जगह आपको k दे दिया है और आपको 0 की जगह 1 दे दिया है। तो इसमें क्या होगा, जहां भी b है उसकी जगह आप k लिख दीजिएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ये पूरा क्वेश्चन कहां तक सेम रहेगा उसको समझ लेते हैं। आपकी जो इक्वेशन नंबर 8 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 है, वहां तक ये क्वेश्चन सेम रहेगा सॉल्व करने पर। -λ/4 टी स्क्वायर प्लस C1 टी प्लस C2। तो आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 की तरह ही प्रोसीड करोगे इक्वेशन नंबर 5 तक। इक्वेशन नंबर 5 तक सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस जहां k है वहां b कर देना। जो चेंज होगा वो इक्वेशन नंबर 5 के बाद होगा, जहां से हमें बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्या है आपकी, पहली बाउंड्री कंडीशन तो है आपकी x01, x01। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग λ/4 और t की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, C1 C2 इज इक्वल टू, और एक इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ से आपको ना C2 की वैल्यू 1 मिली, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें 0 मिली थी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आपकी सेम है पहले जैसे ही 2, तो अब t की वैल्यू 1 पुट करोगे, λ/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यही हमें मिलेगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C1 ही आएगा। C2 की वैल्यू 1 है, और ये सब किसके इक्वल है, सब 2 के इक्वल है। तो इस 2 को आप इधर लेके जाइएगा, तो 2 - 1 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 1। यहाँ से आपको C1 की वैल्यू मिली, C1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1, और ये लैम्डा आपका इधर जाएगा, λ+4। ठीक है, इसे आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 6। अभी आपके पास जो C1 और C2 की वैल्यू आई है, हाँ C1 C2 की वैल्यू आई है, इसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में। पुटिंग
वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में जब आप पुट करोगे तो एक्स टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 4 टी स्क्वायर। C1 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1, सॉरी प्लस है ना, लैम्डा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस लैम्डा बाई 4 इंटू टी, और C2 की वैल्यू है आपके पास 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन को आप मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 7 और इस इक्वेशन को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये है 0 1, और एक्स टी की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, आप ये पुट करोगे माइनस लैम्डा बाई 4 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 4 टी प्लस 1 डी टी इज इक्वल टू बी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस लैम्डा बाई 4 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका टी क्यूब प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 4, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास टी, और ये आ गई आपके पास लिमिट, सॉरी ये के है पहले वाले क्वेश्चन के दिमाग में। तो ये हो गया आपके पास के। अब आप क्या करोगे, वही टी की वैल्यू पहले 0 डालोगे, फिर पहले 1 डालोगे फिर 0 डालोगे, तो पहले 1 डालेंगे माइनस लैम्डा बाई 4, यहाँ 1 डालने पे 1 ही रहेगा, प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 4, यहाँ भी 1 डालने पे 1 ही रहेगा, यहाँ डालने पे 1 ही रहेगा। जब 0 डालेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मैं 0 पुट नहीं कर रहा हूँ, ये आ गया के, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ही हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। ये आपके पास जो 1 2 है, इसकी हम मल्टीप्लाई करोगे ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 8, ठीक। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2, ऐड करने पे 1/2 प्लस 1 हो गया है हमारे पास 3/2। इस लैम्डा बाई 8 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3/2। तो ये जो 3/2 है इसको आप लेके जाइएगा राइट हैंड साइड पे, आपके पास हो जाएगा k माइनस 3/2, यहाँ एलसीएम आएगा आपके पास 24, अगेन ये 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, ट्वेंटी फोर की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे 24 के माइनस 3/2, और यहाँ से आपके पास बचा लैम्डा। तो लैम्डा की आपके पास जो वैल्यू आई है वो ये आई है। अब लैम्डा की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देना, क्योंकि C2 की वैल्यू तो हमें पता ही है। पुटिंग इन 6, तो आपको यहाँ से ना C1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 1/4, हमने ये लिख लिया है, और लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 24 के माइनस 3/2। इससे इसको आप कर दीजिएगा डिवाइड, तो 1 प्लस 6 के माइनस 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसकी 6 के, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 9, 6 माइनस ये हो गया हमारे पास 8। तो हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई है, हमारे पास C2 की वैल्यू भी आ गई है, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें जो फाइनल आंसर चाहिए उसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि C1 C2 और लैम्डा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ना इक्वेशन नंबर 7 में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों तरह से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही जो भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा था, मैंने यहाँ पे पुट करी थी। आप चाहो ना तो सीधा सीधा यहाँ पे उस क्वेश्चन में भी इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 7 में आप वैल्यू पुट करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं, ठीक है। पुटिंग value of lambda C1 and C2 in equation 5। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 में जब पुट करोगे तो यहाँ स्टार लगा लेंगे, क्योंकि अब आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी।
माइनस लैम्डा बाई 4, तो 1 4, लैम्डा की वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे इंटू 24 के माइनस 3/2 प्लस C1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 6 के माइनस 8t और C2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 6 के माइनस सॉरी यहाँ टी स्क्वायर भी आएगा बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 6 के माइनस 8 टी प्लस 1। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो गया है। चाहो तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और कर सकते हैं हम बस यहाँ पे माइनस 6 के माइनस 3/2 टी स्क्वायर, आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 के माइनस 4 टी प्लस 1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस इक्वेशन को आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ 6 को देखें तो 6 का मतलब है 2/3 है ना, और मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दूंगा, इस 6 को मैं लिखता हूँ 2/3, और मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर करूँ तो क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को पहले जैसे भी लिख सकते हो और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे आपको लिखना है। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ना है वो तो यही पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फ्री एंड वैल्यू प्रॉब्लम और ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन। ठीक है।